गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डी ट्रिपल्स बी यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो टीजीटी नेचुरल साइंस का जो भी पेपर हुआ था 7/9/2021 को, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, ये मेरा खुद का पेपर हुआ था। ठीक है ना, और देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो, इसमें मेन चीज क्या आती है कि 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, और 200 क्वेश्चन को आपको ओनली 2 घंटे में कंप्लीट करना है, यानी 120 मिनट में। 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 200 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इसमें वर्ग की संख्या बताना था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जनरल एबिलिटी। तो जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन है पहला, दी गई आकृति में वर्ग की संख्या बताइए। देखिए, इसमें ऑप्शन है 13, 11, 12, 10। तो इसमें 11 वर्ग है, ये इसका सही आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज फोटोग्राफर का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त फैशन फोटोग्राफी का प्रतिनिधित्व करता है, षटभुज खेल फोटोग्राफी का प्रतिनिधित्व करता है, आयत संपादकीय फोटोग्राफी का प्रतिनिधित्व करता है, और वर्ग वन्य जीव फोटोग्राफी का प्रतिनिधित्व करता है। अक्षर सी किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको ये बताना है कि ये जो अक्षर सी है, ये अक्षर सी किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है फोटोग्राफर जो केवल फैशन फोटोग्राफी और वन्य जीव फोटोग्राफी करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चुनाव करें। अब आपको ये बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या है, कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो इसके अंदर सही ऑप्शन है ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपके यहाँ क्वेश्चन मार्क स्थान पे कौन सी टर्म आनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित भाषा में SQUAVVLE को 76521138 के रूप में कुटित किया जाता है, यानी कोडित किया जाता है, तो उस कूट में EQUAL को कैसे कुटित किया जाएगा, यानी कोडिंग का क्वेश्चन है ये। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन 86523, इसको कूट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या समूह से समरूप है। दिया गया समूह है 3, 18, 36। तो इसके समरूप आपको, यानी इससे सिमिलरिटी रखने वाला, इससे समानता रखने वाला ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, और वो ग्रुप होगा ऑप्शन नंबर बी 4, 24, 48। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। इस सीरीज के अंदर एक मिसिंग टर्म है, गलत टर्म लिखी हुई है, रॉन्ग टर्म लिखी हुई है, उसको आपको पहचानना है। तो वो कौन सी टर्म रॉन्ग है? जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है, OEYJ, ये गलत लिखी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि मैं ये आपको यहाँ पे सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, केवल राइट आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि सोल्व करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे को 200 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, इसलिए हमें जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चिंटू, पिंटू, सुरेश, रमेश और महेश एक कक्षा में 5 दोस्त हैं। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग विषय पसंद है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कला, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। पिंटू कक्षा फर्स्ट में पढ़ता है और उसका पसंदीदा विषय गणित है। वह व्यक्ति जिसे अंग्रेजी विषय पसंद है और कक्षा 5 में पढ़ता है। चिंटू को विज्ञान या अंग्रेजी विषय पसंद नहीं है। रमेश को कला विषय पसंद है और वह न तो कक्षा फर्स्ट और न ही कक्षा सेकंड में पढ़ता है। महेश कक्षा 4 में पढ़ता है। सुरेश का पसंदीदा विषय कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उस आकृति का चयन करिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन को प्रतिस्थापित करेगी, यानी क्वेश्चन के स्थान पे कौन सी फॉर्म आएगी इसकी, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसके अंदर देखिए, आपको एक निश्चित पैटर्न बनना होता है। ठीक है ना, तो इस पैटर्न को आपको पहचान करके आंसर देना होता है, और इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के आधार पर 2 निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष का अध्ययन करें और उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए, कथन है आपके इसमें कि A = या
ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, डी ग्रेटर देन एम एंड स्मॉल देन या इक्वल टू के, डी ग्रेटर देन या इज इक्वल टू सी। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो देखिए इसमें आपका उत्तर होगा यदि न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड सत्य हैं, यानी कि इनमें से दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकल पाएंगे। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना है भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो कथन है, देखिए इसमें सभी रसोई हॉल हैं, सभी हॉल होटल हैं, सभी होटल अतिथि हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो आप? निष्कर्ष फर्स्ट, सभी हॉल अतिथि हैं, कुछ रसोई होटल हैं। तो देखिए इसमें आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा न तो निष्कर्ष फर्स्ट न ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, यानी कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा इनमें से दोनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुख किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में रजत बाएं से 15वें स्थान पर है, अमन जो दाएं छोर से तीसवां है, रजत के दाएं से चौथा है। पंक्ति में कितने बच्चे हैं? तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, इस जैसे ये बोल रहा है वैसे बिठाओगे तो आपका आंसर आएगा 48 पंक्ति में टोटल बच्चे हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो प्रश्न आकृति को पूरा करे। तो देखिए इसमें प्रश्न आकृति कहाँ पे है? दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो प्रश्न आकृति को पूरा करे। तो मुझे लगता है इस प्रश्न के अंदर प्रश्न जो आकृति थी वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में दिए गए श्रृंखला में से लुप्त पद का चयन कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 248 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए गए। इनमें से आपको कथन को सत्य मानना है चाहे वो सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक से अनुसरण करता है? यानी वही कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो आप इसमें से जब निष्कर्ष निकालोगे तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा, सेकंड नहीं निकलेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे ही जो 60 नंबर का क्वेश्चन है वो भी आपके कथन और निष्कर्ष का है, और इसमें भी जब आप निष्कर्ष निकालोगे तो वो निकलेगा केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। अच्छा, ये जो मैं बता देता हूँ आपको 20-20 क्वेश्चन आने हैं इनके। ठीक है ना। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आने हैं? 20 क्वेश्चन आने हैं इनकी। जनरल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आने हैं, तो हम 17 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे दर्पित प्रतिबिंब का जो क्वेश्चन है उसको तो शो नहीं कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको भी सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें ऑप्शन बी सही था, लेकिन अभी सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे को वो दिया नहीं है प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 18 वहां आप क्या आएगा? यहाँ पे क्योंकि इसने नहीं दिया है, कुछ हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चुनाव करें। तो देखिए NaCl जिसको हम नमक कहते हैं, तो वैसे ही H2SO4 को क्या कहेंगे? एक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको अम्ल लिखेंगे। ठीक है ना। तो H2SO4 क्या होता है? अम्ल होता है, तो अम्ल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही 19 नंबर क्वेश्चन है कि आरेख में त्रिभुज वीडियो गेम का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त संगीत का प्रतिनिधित्व करता है, षटभुज सेल फोन का प्रतिनिधित्व करता है, आयत किताबों का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ग किशोरों का प्रतिनिधित्व करता है, अक्षर एक इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके अंदर भी आपको डायग्राम दे रखा होता है। ठीक है ना। अभी इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन आपको वहां पे डायग्राम मिलेगा। उसमें से आपको ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ए नंबर का जो अक्षर है वो किसको डिनोट कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जिसमें से प्रश्न आकृति अंतर्निहित यानी कि छिपी हुई है। तो प्रश्न आकृति छिपी हुई है, इसमें भी हमारे को यहाँ प्रश्न आकृति नहीं बता रखी है। ठीक है ना, क्योंकि ये आंसर की है तो इसलिए उसने बताया नहीं पूरा प्रश्न यहाँ पे, लेकिन आपको वहां पे छपा हुआ मिलेगा प्रश्न आकृति, उसमें से उत्तर आकृति को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। और अब देखिए ये हमने अभी तक 20 क्वेश्चन जो किए थे वो हो गए अपने जनरल एबिलिटी के। अब आ गए जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके लिए चुना गया या क्या चुना गया? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।
क्या चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। ओके, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस कानून में महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को सुरक्षित करने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया गया? तो वो है दहेज निषेध अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के निर्माण में लौह अयस्क, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन के लगभग के अनुपात में आवश्यकता होती है, यानी ये इन तीनों को हम किस अनुपात में मिलाते हैं? तो वो मिलाते हैं 4:2:1 के रेशियो में। ओके, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो वो हुई थी 1920 के दशक में। भारत बिलपे के वर्तमान सीईओ कौन है? तो वो है नुपुर चतुर्वेदी। ठीक है ना, ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, 20 आने वाले हैं ये भी। तो हम नंबर क्वेश्चन पे हैं, सरप्लस बजट क्या है? तो वो है व्यय से अधिक राजस्व जब होता है तो उसको हम कहते हैं सरप्लस बजट। 2019 गोल्डन फुट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वो किया गया लूका मॉड्रिक को। किसके द्वारा लिखित चंद्रकांता को हिंदी में गद्य की पहली कृति माना जाता है? देवकी नंदन खत्री द्वारा जो लिखित चंद्रकांता है, उस चंद्रकांता को हिंदी में पहली कृति माना जाता है गद्य की। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सरकार के एक से अधिक सूत्रों के अस्तित्व को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है? वो दर्शाता है संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती के उन छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा गैसों का श्वसन विनिमय होता है? तो उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। पत्ती के ऊपर जो छिद्र रहते हैं जिनसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के 5वें गुरु थे? तो 5वें गुरु कौन है सिख धर्म के? गुरु अर्जुन देव हैं। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। मानव रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब आप कहोगे सर हमारे को तो सीधा दिखता है, तो उस उल्टे प्रतिबिंब को हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो उसको सीधा करके हमारे को दिखाता है। ठीक है ना। ADCCI का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म है आबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 14 नंबर का क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज, तो इसका होगा वोल्ट। अच्छा देखिए, बाकी सब क्वेश्चन हिंदी में, ये इंग्लिश में क्यों आया? क्योंकि वहां पे आपको जब ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हैं आप, CBT टेस्ट, तो उसमें लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो आप। यदि क्वेश्चन को जैसे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में देख सकते हो। ठीक है ना, उसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में देखा था, इसलिए यहाँ पे ये इंग्लिश में ही प्रिंट आया है। तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो इकाई है वो क्या है? वोल्ट होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो वो किस शासक से संबंधित थी? देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, फॉर दिस क्वेश्चन discrepancy is found is question answer, so this question is ignored for all candidates। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो चारों ऑप्शन है, इनमें से या तो एक ही सही नहीं है, एक से ज्यादा आंसर सही है इसकी, इसलिए इस क्वेश्चन को इन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है ना, सभी के लिए इसे डिलीट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16, 2021 भारत इंडोनेशिया CORPAT को जुलाई 2021 में हुआ था, द्विवार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण था? वो था 36वां संस्करण। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको चीर बत्ती नामक प्राकृतिक घटना देखने को मिलेगी? तो वो मिलेगी कहाँ पे? गुजरात में। पद्या सचदेव निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित है? तो वो क्या है? कवि और लेखक है। शीश महल या दर्पणों का महल पटियाला पंजाब में किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था महाराजा नरिंदर सिंह के द्वारा। और ये लास्ट क्वेश्चन है अपने इसका जीके वाला। तो वारली लोक चित्रों का संबंध किस राज्य से है? वो राज्य का नाम है महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं अर्थमेटिक एबिलिटी, यानी कि हम कह सकते हैं मैथ्स के, मैथमेटिक्स के। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, PQR ने 10 दिनों के लिए एक साथ काम किया और मजदूरी के रूप में 24,000 रुपए प्राप्त किए और वे क्रमशः 5:2:1 के अनुपात में मजदूरी साझा करते हैं। यदि P अकेला कार्य करता है तो वह कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 16। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा? तो देखिए यहाँ पे कुछ सीरीज
दे रखी थी क्वेश्चन में, यहाँ पे वो मिस्टेक हुआ और वहां पे आपको सीरीज मिलेगी, यहाँ पे वो सीरीज प्रिंट नहीं हो पाई, ठीक ना, तो वहां पे सीरीज मिलेगी और उसमें जो मिसिंग टर्म होगी या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 24 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, वस्तु ए और वस्तु बी की औसत लागत 400 रुपए है। ए और बी को क्रमशः 10% और 20% के लाभ पर बेचा जाता है तथा ए और बी का कुल विक्रय मूल्य 918 रुपए है, तो वस्तु बी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 380 रुपए। ये क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य क्या है? तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 60 रुपए, 60 रुपए ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 के पहले 100 गुणजों के समुच्चय में P विषम स्थानों के गुणजों का औसत है और Q सम स्थानों के गुणजों का औसत है, Q का मान P से किस संख्या से अधिक है? तो वो आपका आंसर आएगा 5 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 882, 396 और 1404 को पूरी तरह विभाजित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित राशि पर 840 रुपए अधिक साधारण ब्याज की प्राप्ति होती है। यदि साधारण ब्याज की दर प्रति वर्ष 12% से 18% हो जाए तो मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ, उन्होंने डिलीट किया इस क्वेश्चन को भी, ठीक है ना, तो क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट रूप से नहीं था या फिर इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत और वर्ग में प्रत्येक की परिधि 160 सेंटीमीटर है। यदि उनके क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 1000 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फिर से प्रिंट नहीं हो पाया है, ठीक ना, जिसका राइट आंसर ए था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इसमें प्रिंट नहीं हो पाया। वहां पे तो प्रिंट मिलेगा, आया था जो ओरिजिनल एग्जाम था तो, लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन ये जो आंसर की डाली उसमें शायद क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, तो 9 और 10 दोनों क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा? तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आएगा 1331, यानी कि 1331 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 और बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, यदि सी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 18 वर्ष। देखिए मैं आपको सॉल्व करा देता लेकिन टाइम बहुत लग जाता है इसमें, ठीक है ना, तो आप खुद सेल्फ करने की कोशिश करना और बहुत अच्छी तैयारी करना। दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2018 के दौरान 5 शोरूम ए बी सी डी और ई से कार के एक विशिष्ट ब्रांड की बिक्री के प्रतिशत विवरण को उस वर्ष के दौरान 5 शोरूम से बेची गई कारों का कुल संख्या 5000 है, तो शोरूम बी और डी से बेची गई कारों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको वहां पे जो पाई चार्ट है वो मिलेगा, यहाँ पे शो नहीं हो रखा है वो, ठीक है ना, तो पाई चार्ट मिलेगा, उसके अनुसार आप आंसर दोगे तो आपका आंसर आएगा 1550। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति ने शंक्वाकार कपों में आइसक्रीम इस प्रकार बेचता है कि उसने कप को आइसक्रीम से भर दिया और कप के ऊपर आइसक्रीम से एक गोलार्ध की गेंद बना ली। कप और गेंद दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और दोनों की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। व्यक्ति द्वारा बेची गई एक आइसक्रीम की मात्रा कितनी है? यानी कि ये शंकु और शंकु के ऊपर देखिए ये कुछ इस प्रकार बना रहा है कि आपके पास इस प्रकार का है, ठीक है ना, और उस पर फिर इस प्रकार से और बनाया हुआ। तो इस आइसक्रीम को आपको बताना है कि इसके अंदर की जो मात्रा है वो कितनी है, ठीक है ना, यानी कि आपको इसका आयतन ज्ञात करना था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1386 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि आयतन की मात्रा क्या होती है, आयतन का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, घन सेंटीमीटर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर पर आवर है तो 10 मिनट 35 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितनी दूरी, और वो आपको किलोमीटर में पता करना है, तय की जा सकती है? तो वो आपके पास आएगा 12.7 किलोमीटर, यानी कि 12.7 किलोमीटर दूरी वो तय कर लेगी, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित बार ग्राफ, अब देखो यहाँ पे बार ग्राफ शो नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहां पे ओरिजिनल एग्जाम में आपको बार ग्राफ शो होगा, ठीक है ना। तो निम्नलिखित बार ग्राफ 2021 में एक कॉलेज में 6 कंपनियों में नियुक्त किए गए छात्रों की संख्या को दर्शाता है। यदि 72 छात्र अनियुक्ति रह जाते हैं तो 2021 में कॉलेज में HCL में कितने प्रतिशत छात्र नियुक्त हुए, तो वो आपको बताना था बार ग्राफ को देख के, क्योंकि इसमें बार ग्राफ नहीं दिख रहा तो इसका आंसर हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आएगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ पर 7:9 के अनुपात में कुछ तोते और कुछ कबूतर हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ते हैं और 6 कबूतर और 10 गोरैया पेड़ पर आ जाती हैं। तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 है। अब तोते और गोरैया का अनुपात क्या है, तो आप अनुपात निकालोगे तो आपके पास अनुपात आएगा 3:5। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा अगला भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया। उसने पूरी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे औसत की दर से तय किया। यदि वह 70 किलोमीटर की दर से 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, चाल और दूरी का क्वेश्चन है ये, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 8 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्रथम श्रेणी के किराए से राजस्व बढ़ाने के लिए रेलवे प्रथम श्रेणी के किराए में 30% की कमी करता है और इसका नतीजा क्या निकलता है, देखिए नतीजतन प्रथम श्रेणी के किराए से राजस्व 26% की वृद्धि हुई। प्रथम श्रेणी के यात्रियों में प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो आपको यात्रियों में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो वो आएगी 80% वृद्धि हुई यात्रियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स का 20 नंबर का क्वेश्चन। ए अपने 3 दोस्तों बी, सी और डी, यानी ए के 3 दोस्त हैं बी, सी और डी के बीच 2500 रुपए का वितरण इस प्रकार करता है कि बी को राशि का 40% प्राप्त हुआ, सी को शेष राशि का 60% प्राप्त हुआ और शेष राशि डी को प्राप्त हुई। डी का हिस्सा कितना है, तो यही वो अनुपात वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप इसको बांटोगे मूल राशि को, तो आपके पास डी के पास जो हिस्सा आएगा वो आएगा 600 रुपए। तो इस प्रकार से ये हमने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। अब चौथा जो सेक्शन है वो है जनरल इंग्लिश का, और नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो जनरल हिंदी का होगा। ये 5 सेक्शन होंगे 100 नंबर के, तो ठीक है ना, और 100 नंबर का आएगा अपना सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब जो सेक्शन चालू हो रहा है वो है जनरल इंग्लिश का। तो इसमें देखिए जनरल इंग्लिश में जो पहला क्वेश्चन है वो है, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। यानी कि ये जो सेंटेंस दे रखा है इसमें किसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है, और किस पार्ट में एरर है वो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। यदि आपको लगे कि किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आपको नो एरर वाला आंसर चूज करना है। तो देखिए जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे कि अनकंडीशनल कैश स्पॉट ऑफर ऑल हाउस होल्ड ए चॉइस टू स्पेंड मनी द वे दे वेंट ऑन व्हाट दे वेंट। तो इसमें आपको क्या है, कहाँ पे एरर लगी, वो एरर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, अनकंडीशनल कैश स्पॉट ऑफर ऑल हाउस होल्ड, इसके अंदर एरर है, ठीक है ना। तो इंग्लिश का सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू substitute the bracket part in the given sentence if there is no need to substitute the bracket part, select no improvement। यानी कि ये जो सेंटेंस है, I cannot but study for this exam, it counts for half of our grade। तो इसके अंदर देखिए आपको अगर इम्प्रूवमेंट करना है और आपको चाहिए कि इसमें सब्स्टिट्यूट लगना चाहिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर आई कैन नॉट बट स्टडी लिखा हुआ है इसके स्थान पे कुछ और होना चाहिए, तो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी, है ना। और आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, आई कैन नॉट बट स्टडी फॉर दिस एग्जाम, ये राइट है, तो आप लिख दीजिए नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ये बिल्कुल सही है। ओके, तो आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट the underlined segments in the given sentence if there is no need to substitute the underlined segments, select no improvement।
वही वाला क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को इसमें ब्रैकेट में दे रखा था कि इसके अंदर कोई मिस्टेक हो तो बोलो, या इसमें कुछ आपको इंप्रूव करना हो तो बोलो, या फिर नो इंप्रूवमेंट आप आंसर दे सकते हो। इसी में हमारे को क्या किया यहाँ पे अंडरलाइन करके दे दिया कि मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट इन ईच अदर, ठीक है ना, यानी कि इसमें अंडरलाइन करके दे दिया। अब आपको बता दिया कि ये जो अंडरलाइन हो रखा है इस वाले पार्ट में आप इंप्रूव करना चाहते हो या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आना चाहिए। डिफरेंट इन की जगह क्या आना चाहिए, इन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनके स्थान पे क्या होना चाहिए, इनके स्थान पे होना चाहिए फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन there are 6 sentences marked S1, S6, PQR and S. The position of S1 and S6 are fixed. You are required to choose one of the 4 alternatives which would be the most logical sequence of the sentence in the passage. यानी कि आपको ये एक ही सेंटेंस के 6 पार्ट दे रखे हैं, S1 और S6 की पोजीशन फिक्स है, बीच के जो PQRS दे रखा है ये चेंजेज हो सकते हैं, और आपको बोल रहा है कि आपको इनको सीक्वेंस से जमाना है। जब आप इसको सीक्वेंस से जमाओगे तो आपको इनकी नंबरिंग बतानी है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, लास्ट नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि S1 और S6 तो इसने फिक्स कर रखा है दोनों को, तो ठीक है ना, तो बीच में PQRS की सीक्वेंस बतानी है आपको, तो PSRQ ये सीक्वेंस इसकी सही रहेगी। ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिविंग ऑप्शन select the one that best express the meaning of the items perhaps। यानी कि आपको इसमें देखो आइटम्स यहाँ सही से ये जो दे रखा है, इग्नोरेंस इज बिलीव्स, इसका मीनिंग बताना आपको कि सही मीनिंग कौन सा है। तो आपको लिए इसका सही मीनिंग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट मे कॉज स्ट्रेस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate option to fill in the blanks। आपको इन ब्लैंक्स के अंदर जो appropriate ऑप्शन है वो फिल करना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक होगा, और ये हो जाएगा गोइंग और आर, ठीक है ना। हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसे 30 मिनट होने वाले अपने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसमें भी आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन यानी कि जो आपको उचित लगे वो ऑप्शन भरना था, फिल इन दी ब्लैंक्स है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, ट्राई और नॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो वाक्यांश दे रखा है, सेंटेंस का पार्ट दे रखा है, ए पर्सन हु लव्स बुक्स, यानी इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, ठीक है ना, वन वर्ड आप कह सकते हैं इसको। तो वन वर्ड है कि ए पर्सन हु लव्स बुक्स, एक पर्सन जो मतलब बुक्स से प्यार करता है, पुस्तकों से प्रेम करता है, उसको आप क्या कहोगे, तो उसको हम कहते हैं क्या, बिब्लियोफिल, ठीक है ना। तो ये वन वर्ड का हो गया। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। विली का आपको सिनोनिम्स बताना है, तो इसका होता है क्ली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन्स एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। यानी कि ये जो सेंटेंस दे रखा है नीचे, इसके अंदर किसी पार्ट के अंदर एरर है, आपको लगे कि नहीं है कहीं भी एरर, तो आप ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर सकते हो। और जब आप इसको पढ़ोगे ध्यान से समझोगे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड लास्ट ईयर देयर वाज ए nationwide लॉकडाउन फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज। तो इसके अंदर नो एरर है, कहीं भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम होते हैं, सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है ना, यानी कि सही कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो क्यूरियस होता है वो एकदम सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कि कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है, वो आपको इन चारों में से ढूंढना है।
तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको गलत वाला चुनना है। तो जो रॉन्ग जो है स्पेल्ड वर्ड, जिसकी गलत स्पेलिंग लिखी हुई है वो लिखी हुई है किसकी, प्लांटियस की, ठीक है ना। तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम्स फ्रेज। तो आपको इसमें बैक टू स्क्वायर वन इसका मीनिंग बताना है, इस आइडम्स फ्रेज का क्या बताना है, मीनिंग बताना। तो इसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट समथिंग अगेन। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate एटोनम्स फॉर द गिवन वर्ड। पहले आपको सिनोनिम्स पूछा था, अब आपको एटोनम्स पूछ रहा है, और इसमें आपको एटोनम्स बताना है ओवरलुक का। ओवरलुक का जो एटोनम्स होता है वो होता है क्या, कॉन्डेम, ठीक है ना। तो कॉन्डेम ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, select the most appropriate option to fill in the blanks। तो आपको fill in the blanks के अंदर जो उचित ऑप्शन है वो भरना है। तो इसमें आ जाएगा, देखिए among the blanks kids kinds the commonest is black or red ants। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, वेरियस, ठीक है ना। among the various kinds, ठीक है ना, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की जो एंड्स होती हैं, ब्लैक और रेड एंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेरियस सही रहेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, अब आपको ये पैसेज दे रखा है, इस पैसेज में से आंसर दे रखा है। तो अभी देखो मैं आपको ये पैसेज पढ़ करके तो नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो आपको चाहिए कि ये जो पैसेज आएगा उसमें से आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज मोस्ट इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रिमेन। तो आगे क्या आएगा, वो आएगा जब आप इसको पढ़ करके आंसर दोगे तो इसमें आएगा हायर देन दी एवरेज 5.1%। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो ये भी एक पैसेज है, और इस पैसेज से क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व होगा, और इस पैसेज में से ही क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको इस पैसेज को पढ़ करके देना था। व्हाट डज द वर्ड मीनियोवर्स मीन्स इन दी गिवन पैसेज। तो इस वर्ड का मीनिंग इस पैसेज में क्या दे रखा है, वो है ए मोमेंट और सेट ऑफ मोमेंट्स नीडिंग स्किल एंड केयर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो 18 नंबर का क्वेश्चन है वो भी एक पैसेज पे बेस्ड है, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन आपके पैसेज पे बेस्ड आने हैं, पैसेज में से पढ़ करके आंसर देना है। तो इस 18 नंबर के क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये 4 स्टेटमेंट दे के इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। नहीं, इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है कि वो सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। देखो इनकरेक्ट पूछा है तो गलत स्टेटमेंट बताना है, ठीक है ना। तो ये 3 सही लिखे हुए हैं, ये 3 तो सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो भी एक पैसेज पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज रिटेल इन्फ्लेशन इन फूड हैज हिट। आगे जो दे रखा है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या आएगा, ए 6 मंथ हाई। ओके, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, वो भी एक पैसेज पे बेस्ड है, यानी कि आपके 4 या 5 क्वेश्चन पैसेज पे बेस्ड आने हैं, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन है ये रहा, इवन इफ वन वेर इज डिस्काउंट फूड एंड फ्यूल प्राइस देन स्टिल द कोर इन्फ्लेशन हैज क्रॉस्ड द मार्क। तो इसका पैसेज को पढ़ के आंसर दोगे तो उसमें आएगा 6%। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे अपने जनरल इंग्लिश के हो गए। अब आनी है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना। और देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए, सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला गान क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं सहगान। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य का चयन करना आपको, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये क्या है कि मिश्र वाक्य है, ठीक है ना, बाकी मिश्र वाक्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से शब्द युग्म से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। करण और कारण, इन दोनों का आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो देखिए करण का मतलब होता है साधन और कारण का मतलब होता है कान। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्ति जस दुल्हा तस बनी बारात का क्या अर्थ है।
तो इसका आपको अर्थ बताना है, तो अर्थ होगा इसका जैसा मुखिया वैसी ही अन्य साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? तो अरण्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनन्य नहीं है, क्योंकि अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल होता है, विपिन होता है, कानन होता है, तो ये तो होते हैं, अनन्य नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द यानी कि अशुद्ध शब्द बताना आपको, तो वो है कीवाड़, ठीक है ना। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत से लिया हुआ, और तद्भव का मतलब होता है संस्कृत से लिया हुआ तो होता है, लेकिन उसका रूप हिंदी में बिगड़ जाता है। तो जैसे यहाँ पे कीवाड़ शब्द क्या है? तद्भव शब्द है, बाकी क्या है? तत्सम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है कि एक क्रिया पहले कंप्लीट होगी और दूसरी फिर बाद में होगी। जैसे अजय पढ़कर खाता है, तो पढ़कर यानी पढ़ने की क्रिया कंप्लीट करके फिर खाना खाता है, तो वो दो क्रियाएं कंप्लीट होगी, इसमें एक पढ़ने वाली पहले कंप्लीट हो रही थी, वो हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। तो आपको यौगिक शब्द का चयन करना है कि कौन सा शब्द यौगिक है। ठीक, यौगिक का मतलब होता है कि उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। तो जो धनवान है उसके टुकड़े हम कर सकते हैं, इसके अंदर प्रत्यय या उपसर्ग जुड़ा हुआ है यौगिक शब्द में, तो इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो धनवान इसमें यौगिक शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो कौन सी चिन्ह का प्रयोग किया गया है? देखिए इसमें वाक्य पढ़िए, छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना। तो बढ़ और चढ़कर के बीच में जो ये लगा हुआ है ये चिन्ह, ठीक है ना, ये किसका है वो देखें, ये बताना आपको ये किसका कौन सा चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये योजक चिन्ह है और पूर्ण विराम चिन्ह है, ठीक है ना। तो योजक चिन्ह तो ये हो गया और पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है ना। तो वाक्य के अंदर ये दोनों ही यूज किए गए हैं, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट मूव होते हैं, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य बताना आपको, लेकिन क्योंकि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से या इस क्वेश्चन को किसी और कारण से डिलीट किया गया है, ठीक है ना। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जैसे को तैसा है? तो किस मुहावरे का अर्थ जैसे को तैसा है? तुर्की व तुर्की बोलना, ठीक है ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे को तैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण होगा, यदि रोहित ने निमंत्रण दिया होता तो मैं उसकी शादी में अवश्य चलता। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल का हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का चयन कीजिए। एक वचन वाला शब्द बताना आपको, तो हर एक यानी कि प्रत्येक, एवरीवन, वो क्या होता है? एक वचन शब्द होता है, ठीक है ना। तो हर एक क्या है? यहाँ पे एक वचन शब्द है। बाकी होठ, दाम और जो होश है वो क्या है? बहुवचन शब्द है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से स्वार्थ प्रायण का विलोम शब्द कौन सा है? तो ये आपको विलोम शब्द बताना है स्वार्थ प्रायण का, इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्वार्थ विमुख। एंड निम्नलिखित में से कष्ट साध्य में कौन सा समास है? तो यह समास का क्वेश्चन है, इसमें होगा तत्पुरुष समास। अब देखिए इंग्लिश की जैसे ही हिंदी के अंदर भी क्या आ गया? कॉम्प्रिहेंशंस आ गए, यानी कि गद्यांश आ गए। इसको पढ़ करके आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना था। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आप जब गद्यांश पढ़ोगे तो उसमें आत्मा विभान शब्द मिलेगा, रूप माधुरी शब्द मिलेगा, अर्थ पिशाच भी शब्द मिलेगा, लेकिन कृतज्ञतापूर्ण शब्द नहीं मिलेगा। तो आपको मतलब पैसेज को अच्छे से पढ़ना है इस गद्यांश को, और फिर आप इसका उत्तर दे सकते हो, क्योंकि ऐसे तो बिना पैसेज पढ़े आपको कैसे पता चलेगा कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको पैसेज को पढ़ना है, और मैं अभी वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए पैसेज को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे एग्जाम में पढ़ करके आंसर देना है और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कवि से हम संसार की सुख दुख आनंद कलेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। तो इसके अंदर आपको पैसेज में क्या मिलेगा? वहाँ पे वाणी के प्रसार मिलेगा, रिक्त स्थान पे पूरी लाइन ऐसे मिल जाएगी सेंटेंस में, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट जो 18 नंबर का क्वेश्चन है वो भी पैसेज पे बेस्ड है, और इसमें बताना आपको उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द कृपण का क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो कृपण का अर्थ बताना है, कृपण का अर्थ होता है कंजूस। और 19 नंबर का क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस्ड है गद्यांश पे, और उसमें आपको बताना था, लेकिन इस प्रश्न को भी क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। देखिए नोट लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसको क्या किया गया है? डिलीट
किया गया है सभी कैंडिडेट्स के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट है हिंदी का। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार उदासीनता किस प्रकार का रोग है? तो उदासीनता किस प्रकार का रोग है? ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको। ओके, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ तक अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्योंकि यहाँ तक देखो हमने 5 सेक्शन कंप्लीट कर लिए। जनरल अवेयरनेस का, जनरल एबिलिटी का, ठीक है ना, और जनरल एबिलिटीज के साथ में मैथमेटिक्स का, फिर जनरल इंग्लिश का और जनरल हिंदी का। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इन 5 सेक्शन यानी कि इसको हम पार्ट ए बोल सकते हैं। तो इस पार्ट ए के अंदर 5 सेक्शन थे और उसके 100 क्वेश्चन थे और जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखो इस पार्ट ए को आपको क्लियर करना होता है। क्लियर करने का मतलब इसमें लगभग आपके 40% पासिंग मार्क्स है, तो वो 40% आपके आने चाहिए, तभी आपका ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है डिसिप्लिन 1 वाला, इसमें से आपकी कॉपी चेक हो पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आपका क्लियर होना जरूरी है। तो अब देखिए हम यहाँ पे चल रहे हैं सेक्शन नेक्स्ट पे डिसिप्लिन 1 पे, यानी ये सब्जेक्ट से रिलेटेड आ गया। अब क्योंकि हम जैसे कि नेचुरल साइंस का दे रहे हैं तो इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो तीनों के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में इसमें टीचिंग मेथड का प्रश्न भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो टीचिंग मेथड के प्रश्न भी इसमें आएंगे। तो वो देखते हैं कौन कौन से आएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है इसके अंदर, और देखिए इसमें भी जो चलेगा वो 20-20 के स्टेप में ही चलेगा, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन जो चलेंगे वो 20-20 के टुकड़ों में ही चलेंगे। जैसे ऊपर भी तो 20-20 क्वेश्चन आए थे ना एवरी पार्ट के, तो वैसे ही यहाँ पे भी 20-20 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं अपने सब्जेक्ट के। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है? तो आपको सर्वोत्तम प्रकार का कोयला बताना था, और सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? देखिए वो होता है बिटुमेन, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक गोली जिसका द्रव्यमान 0.05 किलोग्राम है उसे 120 मीटर पर सेकंड वेग से बंदूक से दागा गया। बंदूक का द्रव्यमान 4 केजी है, यानी 4 किलोग्राम है। बंदूक के प्रतिक्षेप रिकॉइल वेग क्या है? यानी इसका प्रतिक्षेप वेग बताना है। जब आप इसको फिजिक्स का न्यूमेरिकली जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यावर्ती धारा संयंत्र में वोल्टेज अथवा विद्युत धारा की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो देखिए आप प्रत्यावर्ती धारा संयंत्र जानते हो, उसके अंदर जो विद्युत धारा की जो मात्रा होती है या जो वोल्टेज की जो मात्रा होती है वो स्थायी चुंबक के ध्रुव पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जी के स्वीकृत मान या सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का पता लगाया था? तो किसने लगाया था? हेनरी क्वैंडिश ने लगाया था। किसने लगाया था? हेनरी क्वैंडिश ने लगाया था। ये जो आप कैपिटल जी लिखते हो ना, इसकी वैल्यू जो पता की थी वो किसने की थी? हेनरी क्वैंडिश ने की थी, ठीक है ना। इसीलिए हेनरी क्वैंडिश के बारे में कहते हैं कि हेनरी क्वैंडिश ने पृथ्वी को तोल दिया, ठीक है ना, क्योंकि जी उसमें पृथ्वी का द्रव्यमान जब हम निकालते तो उसके अंदर इसकी वैल्यू रखते ही पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाता है इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो हेनरी क्वैंडिश ने ऐसा किया था। एंड नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण में 6 मीटर की दूरी पर स्थित है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें देखो ऑप्शन से हम टेस्ट करते हैं। तो प्रतिबिंब आकार में बिंब से 0.20 गुना छोटी होगी। अब जब आप इसका मैग्निफिकेशन निकालोगे फॉर्मूला लगा करके, ठीक है ना, उत्तल दर्पण होता है ये, और इसमें आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा करके जब आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो मैग्निफिकेशन जो आएगा वो इतना नहीं आएगा, ठीक है ना, इससे कुछ अलग आएगा। तो यही क्या बात हो गई? गलत कथन हो गया ये, ठीक है ना। कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत कथन बताना, तो यही सही हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अब देखिए बाकी ऑप्शन को पढ़ोगे तो वो सही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है? यानी कि ऐसा बताना आपको जिसमें विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होती है। तो किसमें होती है? टेबल फैन के अंदर। टेबल फैन में या कोई सा भी फैन हो उसके अंदर लाइट जाती है, करंट जाता है, और किसमें चेंज हो जाता है? गतिज ऊर्जा में, वो घूमने लग जाता है, ठीक है ना। यानी कि करंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होता है और आकार में बड़ा होता है। वस्तु कहाँ स्थित है? तो देखिए इसके अंदर देखिए आपको वो टेबल पता होगी जिसमें अलग अलग पोजीशन पे
इमेज जब अलग अलग पोजीशन पे हम बिंब को रखते हैं तो अलग अलग पोजीशन पे उसकी इमेज बनती है। इमेज कैसी बनती है, छोटी बड़ी आभासी, है ना। तो वो आपको टेबल याद होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हो कि वो जो वस्तु है वो कहाँ पे स्थित होगी, मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में स्थित होगी, ठीक है ना। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन की गति के 3 नियम है, उसमें से आपको दूसरे नियम का उदाहरण बताना था इसमें ऑप्शन में से। तो वो है सीमेंट के फर्श पर गिरने पर एक व्यक्ति को चोट लगती है। तो सीमेंट के फर्श पर गिरने पर एक व्यक्ति को चोट लग सकती है। तो आप क्या, अब इसमें दूसरा नियम कैसे लग रहा है कि यदि इसकी जगह आप यदि रेत के अंदर गिरते हैं, किस पे गिरते, अगर रेत के ऊपर आप गिरते तो आपके चोट नहीं लगती, ठीक है ना। जबकि आप फर्श पे गिर रहे हो तो आपके चोट ज्यादा लगेगी बजाय किसके, रेत पे गिरोगे तो यहाँ इन दोनों में कौन सा नियम का पालन होता है, ये अपने गति के दूसरे नियम का पालन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो देखिए घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, आपको दे रखा है फर्स्ट सतह की चिकनाई पर, सेकंड अभिलंब प्रतिक्रिया, इन दोनों में से आपको सही बताना है। तो दोनों ही सही है ये, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोनों 1 और 2 दोनों ही सही है, दोनों पे ही निर्भर करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, एक गाड़ी एक वृत्तीय गति में यात्रा करती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए वृत्तीय गति में यात्रा कर रही है गाड़ी, तो आपको इन कथनों में से सही कथन बताना है। तो सही कथन क्या हो जाएगा, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमेशा गाड़ी के विस्थापन से अधिक होगी, ठीक है ना। तो विस्थापन से क्या होगी, दूरी जो होता है वो होगी, वो हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि गति कौन सी है, वृत्तीय गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का हर समय उपयोग किया जा सकता है। तो इस आपको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बताना है जिसका आप हर समय उपयोग कर सकते हो। ऑप्शन दे रखे आपको इसमें, फर्स्ट सौर ऊर्जा, सेकंड पवन ऊर्जा, थर्ड भूतापी ऊर्जा, इन तीनों में से सही बताना है। तो देखिए आप किसका उपयोग, मतलब नवीकरणीय ऐसा ऊर्जा स्रोत बताना है जिसका हर समय आप उपयोग कर सकते हो, तो वो है केवल 3 का, यानी भूतापी ऊर्जा का आप हर समय उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक, आपको कुचालक बताना है। तो बेकेलाइट क्या है, कुचालक है। बेकेलाइट क्या है, एक प्लास्टिक है, ठीक ना। और कैसा प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, ठीक ना, जो एक बार जिसको हम पिघला देते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं कौन सा, इसको कह सकते हैं हम ताप दृढ़ कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो बेकेलाइट इससे आपके वो लाइट की बनी होती है, जैसे कि टीवी का जो कैबिन बना होता है वो इसी का बना होता है, बेकेलाइट का बटन वगैरह इसी के बने होते हैं, ठीक है ना। तो बेकेलाइट क्या हो जाएगा, एक कुचालक हो जाएगा। बाकी एल्यूमिनियम, चांदी और तांबा क्या हो जाएंगे, सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता वो आपको बताना है। तो ट्रकों के साइड मिरर में, साइड मिरर में क्या होता है, साइड मिरर के अंदर क्या होता है, उत्तल होता है, न कि अवतल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नहीं करते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 14 है 1 हॉर्स पावर एचपी लगभग किसके बराबर होता है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये कि 1 एचपी किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के समय ग्राफ असमान गति का प्रतिनिधित्व करता है जहां स्थिति में परिवर्तन की दर घट रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्थिति समय ग्राफ नहीं दे रखा, लेकिन जब वहाँ ओरिजिनल पेपर हुआ था तो उसके अंदर आपको स्थिति समय ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना। तो उसमें आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अभी आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो क्योंकि आपके पास में यहाँ पे ग्राफ नहीं दे रखे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ आपको 4 ग्राफ मिलेंगे, उन 4 में से ए, बी, सी और डी कौन सा सही है वो आपको आंसर देना था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही वाला था, तो ये आप अभी नहीं बता सकते, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन अधूरा है यहाँ पे, वहां पे सही था। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का कौन सा रूप पिंड की द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो वो करता है केवल गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विद्युत धारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ये कथन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। और क्योंकि आपको गलत ही बताना था, ऐसा कथन बताना था जो सही नहीं है, यानी गलत बताना था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा एक सदिश राशि है। ये गलत बात है क्योंकि क्या कौन सी राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये योग नियम का पालन नहीं करती है, सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए क्या है ये अदिश राशि है, सदिश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन आमतौर पर श्रेणी क्रम कनेक्शन का उपयोग करता है।
घरेलू उपकरण, दीपावली पर छोटे बल्ब सजावट, अभी दीपावली ही चल रही है तो आपको देखो पता होगा कि दीपावली पर जो छोटे छोटे बल्ब सजावट के लिए हम काम में लेते हैं, क्या उनके अंदर कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। अपने घरों के अंदर कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम। तो आपको यहाँ क्वेश्चन के अंदर अभी क्या बताना था कि श्रेणी क्रम कनेक्शन किस में होता है। तो श्रेणी क्रम कनेक्शन किस में होता है, दीपावली पर जो छोटे छोटे बल्ब की सजावट के लिए होते हैं ना लड़ियां, उनमें कौन सा होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, जबकि घरों में कौन सा होता है, अगर घरों में पूछे तो आपके घरों में होगा समांतर क्रम। कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए फर्स्ट कथन है, नेत्रों द्वारा अनुभव की जाने वाली वस्तु का आकार नेत्रों के दृश्य कोण पर निर्भर करता है। सेकंड कथन है, मानव नेत्र पीले हरे प्रकाश के लिए अत्यंत संवेदनशील होते हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य 5550 एंगस्ट्रम है। सही कोड चुने। तो देखिए इसमें दोनों ही कथन क्या है, गलत है। ठीक है ना, कौन सा कथन गलत है, आपको क्या बताना था, कौन सा कथन गलत बताना था। ठीक है ना, कौन सा कथन गलत है। तो देखो ये निर्भर करता है, ये मतलब बात सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन भी ये जो कथन है ये भी सही है, यानी कि गलत बताना था, जबकि ये दोनों ही कथन तो क्या है, सही है। तो न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, क्योंकि ये दोनों ही कथन क्या है, राइट है। आपको बताना था रॉन्ग, गलत बताना था, तो गलत तो है ही नहीं, ये तो दोनों ही सही है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों ए बी सी के लिए उनकी आंखों में बनी चित्रों को नीचे दिए गए आरेखों में दर्शाया गया है। अब आपको यहाँ पे आरेख तो दे नहीं रखे हैं, ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन भी अभी आप नहीं दे सकते आंसर, तो लेकिन पढ़ लेते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। व्यक्ति ए को, अब वहां पे आपको क्या कर रखा था, इस प्रकार से आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उस प्रकार से देखो, आंख है, यहाँ पे इसका लेंस लगा होता है ना, फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उससे रे आ रही है इस प्रकार से, उसका डायग्राम कभी तो यहाँ पे बन जाता है, कभी इसके आगे बन जाता है, और सही वाला यहाँ पे बनता है। तो इस प्रकार के 3 डायग्राम दे रखे थे आपको, वहां पे 3 या 4 दे रखे थे ना, उनमें से आपको क्या बताना था, राइट सिम एबीसी, यानी कि 3 दे रखे थे, तो एबीसी इस प्रकार से ए बी और 3 दे रखे थे, तो उनमें से आपको सही मैच करके बताना था। तो क्योंकि अभी क्वेश्चन अधूरा है तो इसका आंसर अभी आप नहीं दे सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, और देखिए अपने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी कि जो 100 क्वेश्चन आने थे उनमें से 100 तो पार्ट ए के कर ही लिए, पार्ट बी में सब्जेक्ट के भी 100 आने थे, उनमें से हमने 20 कर लिए, अभी 80 क्वेश्चन शेष हैं। तो इसमें डिसिप्लिन 2 दिखाइए। तो अब वापस से फर्स्ट से चलेंगे, हम फिर 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने 60 हो रह जाएंगे। इस प्रकार से 20-20 के टुकड़ों में टोटल 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आने थे, और टोटल 100 क्वेश्चन ही नॉर्मल जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के आने थे। ओके, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तीसरे आवर्त से संबंधित है। तो आपको तीसरे आवर्त का तत्व बनाता था, तो वो होता है SI सिलिकॉन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु नहीं है। अब इसमें से आपको बताना था कि उपधातु कौन सा नहीं है। तो ये देखिए भाई साहब, प्रश्न क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन राइट नहीं थे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन ही डिलीट हो गया। ठीक है ना, तो इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का उदाहरण है। तो उपचयन अभिक्रियाओं का उदाहरण बताना है आपको, संक्षारण और विकृति गंधिता, दोनों ही जो उदाहरण दे रखे हैं वो बिल्कुल उपचयन अभिक्रियाओं के हैं। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के हैं, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत बताना है आपको, गलत कौन सा है। तो गलत कथन इन चारों में से, चारों स्टेटमेंट में गलत कथन कौन सा है, गैस में डूबे होने पर वस्तु द्वारा उत्प्लावन बल का अनुभव नहीं किया जाता, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि जो उत्प्लावन बल लगता है ना, वो उत्प्लावन बल गैस में भी लगता है, और अपने पानी, जैसे कि हम मान सकते हैं क्या, द्रव। ठीक है ना, तो द्रव और गैस दोनों के ही अंदर उत्प्लावन बल अनुभव किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि द्रव और जो गैस है वो दोनों ही क्या है, द्रव और गैस दोनों ही क्या है, तरल है। ठीक है ना, दोनों ही क्या है, दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, तरल। और तरल के अंदर क्या लगता है, उत्प्लावन बल लगता है, यानी कि द्रव के अंदर भी लगेगा, गैस के अंदर भी लगेगा, यानी तरलों में क्या लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है कि नहीं किया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि किया जाता है उत्प्लावन बल यहाँ पे अनुभव। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज और तरंग लंबाई 40
सेंटीमीटर है 2.5 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये आप तरंग दैर्ध्य समीकरण वाली जो है उससे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.56 सेकेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सामान्य प्रांत क्या है। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, छोटी क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन सभी लोग कर लेते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है लिथियम की संख्या क्या है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिथियम की संख्या कितनी है, +1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एक छोटी पहाड़ी पर 10 मिनट में चढ़ता है, वाई उसी पहाड़ी पर चढ़ने में केवल 7 मिनट लेता है। एक्स का भार वाई के भार के बराबर है, यानी दोनों का भार बराबर है, और वह 54 किलोग्राम है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है। तो वाई एक्स से अधिक खर्च करता है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। ओके, नेक्स्ट है, इसको भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा वाई एक्स से अधिक शक्ति खर्च करता है, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक विलयन के 350 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम चीनी विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें तो सांद्रता कितनी आएगी इसकी 12.5% आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु त्रिज्या 66 pm है। तो बताइए इसमें कौन से का है। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परमाणु त्रिज्या है वो कितना होता है 66 pm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किसको बनाने में होता है, पनडुब्बियों को बनाने में होता है, इलेक्ट्रोमीटर को बनाने में होता है, ठीक है ना, तो दोनों ही सही है, तो दोनों के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खन किस प्रकार का कोलाइड है। तो मक्खन एक प्रकार का जेल होता है, क्या होता है, जेल। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, अपकेंद्रीकरण से। किससे करते हैं, अपकेंद्रीकरण, ठीक है ना। आपकी जो दूध छाछ मिलाने की मशीन होती है उसमें क्या होता है, एक बीच के अंदर सेंटर्ड होता है और उसको दूध को इस प्रकार से घुमाता है, ठीक है ना। तो ये जो आप कर रहे हो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये जो दूध होता है ये चारों तरफ इस प्रकार से घूम रहा है, तो अपकेंद्रण, यहाँ से बाहर की ओर दूध जाता है, ये जो छाछ होती है वो जाती है, तो इसको कहते हैं अपकेंद्रण, ठीक है ना। तो अपकेंद्रण विधि से हम क्रीम को दूध से अलग करते हैं। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए सोने की पन्नी का चयन क्यों किया, ठीक है ना। तो क्यों किया उन्होंने सोने की पन्नी का ही चयन क्यों किया, भाई दूसरी पन्नी भी तो ले सकते थे, किसी और धातु की मेटल की भी ले सकते थे। तो क्योंकि वे यथासंभव एक पतली परत चाहते थे। क्या चाहते थे वो, सबसे पतली परत चाहते थे। और जो सबसे पतला जो परत बनाने के लिए जो धातु चाहिए थी वो कौन सी मिली उनको, वो मिली गोल्ड। ओके, तो क्योंकि इसकी मोटाई इतनी थी, इतनी पतली थी कि इस प्रकार से ये जो मोटाई नजर आ रही है ना ये केवल एक ही एटम के बराबर हो, ठीक है ना। ऐसे मोटी नहीं ली कि इसमें दो एटम इस प्रकार से समा जाए, नो, ये केवल एक एटम जितनी मोटी पन्नी थी, इसलिए इन्होंने सोने को सिलेक्ट किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। तो देखिए ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होगा, चांदी, स्टील, कांच और पानी, तो इस किसमें होगा, स्टील के अंदर होगा। ओके, क्योंकि ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। जो ठोस, द्रव और गैस होते हैं ना, तो ठोस के अंदर ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, साउंड का जो स्पीड होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, 4u होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हो अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के द्विधनावेशित कण होते हैं, इसलिए 4 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, मास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 स्टेटमेंट में से आपको गलत वाला बताना है। तो गलत है, तारों में प्लाज्मा का निर्माण अत्यधिक उच्च दाब के कारण होता है, ये बात गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि के बहुपरावर्तन का उपयोग करता है। तो फर्स्ट है स्टेथोस्कोप और सेकंड है मेगाफोन। सही कोड का प्रयोग करना आपको, तो दोनों के अंदर ही क्या होता है, ध्वनि के बहुपरावर्तन का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 यूनिट और 37 यूनिट है, जो के अनुपात में होते हैं। ये किस अनुपात में प्रेजेंट होते हैं एनवायरमेंट में, वो होते हैं 3:1 के रेशियो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर एटीएम और पास्कल पीए के बीच संबंध क्या है, यानी दोनों के बीच में आपको संबंध बताना है कि दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। तो यहाँ दोनों ही गैसीय दाब मापने का मात्रक है। अब इनमें संबंध बताना है कि एक एटीएम के बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है।
इसको आपने जनरली ऐसे देखा होगा कि 1 जो एटीएम होता है वो एटीएम 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये आपने याद कर रखा है, ठीक है ना। सॉरी वो बैग हो गया, यस। तो देखिए ये आपने देखा होगा कि पास्कल और यहाँ पे PA है ना, यस। तो एक एटीएम 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, तो वहां पे 1 इंटू 0.01 और होता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, एक्यूरेट ये होता है, हम यहाँ पे लगभग याद कर रखे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए अपने फिर 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट 20, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करता है, तो वो करता है हाइड्रोजन गैस, H2O। ओके, हेक्सेन के सूत्र में कितने हाइड्रोजन परमाणु मौजूद होते हैं? अरे भाई हेक्सेन के सूत्र में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? सभी बच्चों को पता है, तो कितने हो जाएंगे? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना की तुलना में सैकरिन का मिठास मूल्य क्या होता है? तो वो होता है भाई साहब 550। ओके, यानी गन्ना की तुलना में जो सैकरिन होती है, जो आर्टिफिशियल है, वो बहुत ज्यादा मीठी होती है। कितने गुना ज्यादा मीठी होती है? 550 गुना ज्यादा मीठी होगी गन्ने से। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया है, ठीक है ना, वहां आपको ओरिजिनल पेपर में मिलेगा। तो इसका आंसर ग्लिसरॉल होगा, लेकिन अभी नहीं दे सकते हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित कौन सी परत पृथ्वी के निकट, वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? तो सबसे निकट कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए इमली में कौन सा अम्ल होता है? छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है ना, यानी कि जो डाइल्यूट HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है? कॉपर नहीं करता है, Cu। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए वो भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया है, ठीक है ना, तो इसका आंसर भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन रोग के अल्पस्राव के कारण होता है, यानी एडिशन रोग किसके अल्पस्राव के कारण होता है, किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो वो होता है एल्डोस्टेरोन जो होता है, वो अगर वो कम निकलने लग जाए, कम बनने लग जाए, तो क्या हो जाता है? एडिशन रोग हो जाता है। एक्वारेजिया स्पेस के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। अजय, जो एक्वारेजिया होता है, जो एक्वारेजिया बनाया जाता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3, इन दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है। लेकिन किस रेशियो में मिलाकर के बनाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो लेते हैं 3 रेशियो में, और इसको लेते हैं 1 रेशियो में। इस रेशियो में लेकर के क्या बनाते हैं, जो विलियन बनाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्वारेजिया। और उस एक्वारेजिया में देखो, इन दोनों को इस रेशियो में मिलाएंगे तो इसमें ऐसी एबिलिटी आ जाएगी कि वो मतलब कठोर से कठोर धातु को भी गला सकता है, सोने चांदी को भी अपने अंदर गला सकता है। अगर सोने चांदी के आभूषणों को एक्वारेजिया के अंदर अगर डाल दें तो वो उनके ऊपर की परत क्या हो जाएगी? गल जाएगी, ठीक है ना, यानी कि उसकी गल जाएगी तो वो चमक आ जाएगी, लेकिन वो उस एक्वारेजिया में घुल जाता है सोना चांदी, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत खतरनाक मिश्रण होता है एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ग्रेव रोग हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है, तो किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होगा? थायराइड हार्मोन के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। इथेनॉल का क्वथनांक क्या होता है? ये डायरेक्टली आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, समझने वाली बात कुछ है नहीं, तो ये होता है 351 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोक्सिलेनोल और टेरपिनोल का मिश्रण है? तो वो है डेटॉल। ओके, एंड एक कोशिक जीव है, एक कोशिक जीव कौन है? अमीबा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है? तो वो है ब्लैक स्टोन नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये जो खड़िया लिखा हुआ ना, खड़िया है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, ये तो सब कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है। लेकिन आपको पूछा कौन सा रूप नहीं है, तो वो है ब्लैक स्टोन नहीं है, और क्योंकि आपको नहीं है पूछा इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। धातु कार्बोनेट प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, यानी कि धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल की रिएक्शन करवाई जाए तो क्या क्या बनता है? देखिए क्या बनेगा? लवण बनेगा, और हाइड्रोजन लवण बनेगा, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए,
यूनानी विचारक ने जानवरों को उसके आवास के अनुसार वर्गीकृत किया, वो था कौन? अरस्तु था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीकारक क्षारीय कैमानोफोर और अम्लीकृत कैटोसिया-2O7, इसमें से आपको बताना था कि कौन सा ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक है ना। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच काम करता है? तो हमारा जो बॉडी होता है वो किस पीएच परास में काम करता है? 7 to 7.8 पीएच परास में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसे बदल जाता है? तो कैसे बदल जाता है? सफेद से धूसर हो जाता है। पहले जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो कैसे होता है? सफेद, और सफेद से फिर ये कैसे हो जाएगा? जैसे ही धूप में रखोगे आप तो ये सफेद से क्या बन जाएगा? धूसर बन जाएगा। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग एक गहरा पेशी डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल बतानी थी आपको। ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें खरीफ की फसल आलू, मसूर, सूरजमुखी और जौ, तो देखिए इसमें ये जो सभी फसल दे रखी है वो सभी क्या है? रबी की फसलें हैं, इसलिए इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया? डिलीट किया गया। ठीक है ना। तो नोट है ये कि इसमें डिलीट किया गया। इस क्वेश्चन में सभी को बोनस मिलेगा, या फिर जो चेक करेंगे वो सभी के लिए इसको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे डक एक प्रकार का क्या है? तो बॉम्बे डक क्या है? एक प्रकार की मछली है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव जल प्रदूषण शब्द में शामिल नहीं है? तो जल प्रदूषण शब्द में कौन सा प्रभाव शामिल नहीं है? जल निकायों में अनैच्छिक पदार्थ मिलाना, जल निकायों से तापमान में परिवर्तन करना। तो न तो 1 और न ही 2, यानी दोनों ही जल प्रदूषण में शामिल नहीं है। ठीक है ना। आपको बताना था शामिल नहीं है। अरे भाई देखो, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है शामिल नहीं है, जल प्रदूषण में कौन शामिल नहीं है? तो जल निकायों में अनैच्छिक पदार्थ मिलना, ये तो जल प्रदूषण होता है। जल निकाय में तापमान में परिवर्तन, भाई कोई भी जो चीज होती है उसके चाहे टेम्परेचर में परिवर्तन हो, चाहे उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो, फॉर्मूले में परिवर्तन हो, तो उसमें क्या होता है? प्रदूषण हो जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या है? सही है। इसका मतलब आपको तो ये सही है, आपको तो बताना था शामिल नहीं है, तो ये दोनों तो शामिल है, आपको तो नहीं वाला बताना है। दोनों ही क्या हो जाएंगे? न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, क्योंकि ये तो शामिल होते हैं, आपको शामिल नहीं है वाला बताना है, तो ये हो जाएगा न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मौत है, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न में से कौन सी फसल कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है? तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता के लिए जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो सबसे ज्यादा किस फसल से मिलता है? ज्वार से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड के स्रोत? तो सल्फर डाइऑक्साइड के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही किसके उपयोग है? किसके स्रोत है? सल्फर डाइऑक्साइड के। ओके, यानी इसमें तीनों से SO2 मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किन तरीकों से किया जा सकता है? खाद्य संरक्षण में, रेफ्रिजरेटर के रूप में। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किन तरीकों में किया जा सकता है? तो दोनों में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में किया जा सकता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उस पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। एक जीन डीएनए की अपेक्षाकृत कम लंबाई है जो को कोड करता है, किसको कोड करता है? प्रोटीन को। एक जीन डीएनए की अपेक्षाकृत कम लंबाई है जो प्रोटीन को कोड करता है। ठीक है ना। यानी एक जीन एक प्रोटीन को कोड करेगा, वैसे भी एक जीन एक कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है ना। नेत्रों के प्रकाश सुग्राही पर्दे को क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। प्रकाश सुग्राही पर्दे को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? रेटिना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको रेटिना कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश सुग्राही। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो जीन शब्द जॉनसन के द्वारा दिया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो देखिए एब्सिसिक अम्ल जो है वो क्या है? एक प्रकार का पादप वृद्धि हार्मोन का संदमन करता है, यानी कि वृद्धि हार्मोन नहीं होकर के क्या है? वृद्धि निरोधक हार्मोन है। ठीक है ना। बाकी ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन तीनों ही क्या है? वृद्धि वाले हार्मोन है, जबकि एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये वृद्धि को रोक देता है। ओके। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना किसमें निहित होती है? राइबोसोम में होती है, न्यूक्लियस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, डीएनए में होती है। तो डीएनए में होती है। ओके। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? फलीदार पौधों में। ओके।
लेग्यूमिनोसी प्लांट्स में। तो लेग्यूमिनोसी प्लांट्स कैसे होते हैं? फलीदार पौधे। ओके, तो फलीदार पौधे में होते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? परिधीय पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है, वो किससे बनाता है? कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है कि कैसे कीट पीड़क पौधों पर हमला करते हैं? यानी जो कीट पीड़क पौधों पर हमला करते हैं उनमें से कौन सा तरीका नहीं है? तो वे पत्तियों पर रंध्रों को अवरुद्ध करते हैं, इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण को रोकते हैं। तो कीट जो पीड़क होते हैं वो इस प्रकार कार्य नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो बाकी जो 3 चीजें हैं उस प्रकार से कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सी, डी से तो कार्य करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से वो कार्य नहीं करते हैं, इस प्रकार से वो तरीका नहीं अपनाते हैं। अमीबा का जनन किस प्रक्रिया से होता है? तो अमीबा में जनन किस प्रक्रिया से होता है? द्विविखंडन से, ठीक है ना, टुकड़े हो जाते हैं इसके 2। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी होता है? तो बेरी विटामिन बी से होता है और B1। ओके, बी पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, तो B1 में क्या हो जाएगा? B1 की कमी से बेरी रोग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव का अवशेषीय अंग नहीं है? आपको इसमें अवशेषीय अंग बताना था। तो आंख की निक्टिटेटिंग झिल्ली होती है अवशेषीय अंग, अक्कलदाढ़ होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है अवशेषीय अंग, लेकिन हृदय अवशेषीय अंग नहीं होता है। अच्छा, मैं बता दूं आपको अवशेषीय अंग क्या होता है। अवशेषीय अंग वो होता है जिसका अवशेष बच गया है, अब इसका कोई फंक्शन अपनी बॉडी में नहीं है, यानी इसका फंक्शन अपनी बॉडी में नहीं है। अवशेषीय अंग का मतलब है कि क्या हो गया है? इसका मतलब है कि ये जो ऑर्गन है इसका अब कोई फंक्शन नहीं है। पहले ये ऑर्गन काम करता था लेकिन अब इसका कोई फंक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं अवशेषीय अंग। तो हृदय, भाई साहब आप जानते हो हृदय भी काम नहीं करता है क्या? हृदय अभी भी काम करता है, तो वो अवशेषीय अंग नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? अवशेषी अंग है, तो ये नहीं है अभी अवशेषी अंग, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी अनिश्चित क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क की स्थिति किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो वो होती है पश्च मस्तिष्क में जो मेडुला होता है ना, उसके द्वारा नियंत्रित होती है अनिश्चित क्रियाएं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप चारों कथनों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेकंड नंबर का कथन है, CNG हालांकि पेट्रोल या डीजल की तुलना में महंगी है परंतु पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ये बात गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि CNG पेट्रोल और डीजल से महंगी नहीं है, सस्ती है। ओके, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन सा कथन सत्य है? चारों को पढ़ोगे आपको तो ऑप्शन नंबर डी सही लगेगा आपको। समताप मंडल में आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से ओजोन का निर्माण होता है, यानी जो ओजोन परत बनती है वो बनती है समताप मंडल में। कैसे बनती है? आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया होती है जिससे ओजोन का निर्माण होता है, यानी कि आणविक ऑक्सीजन O, फिर ये O है ना, और फिर ये O, इस प्रकार से 3 ऑक्सीजन के एटम मिलकर के O3 बनाते हैं जिसको हम ओजोन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों आपस में जुड़ेंगे किस प्रकार से? पराबैंगनी किरणों की हेल्प से। ओके, तो इस प्रकार से ओजोन बनता है सप्ताह मंडल में। आइचोर्निया क्रैप्सिस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार बंगाल का आतंक, है ना, दोनों ही सही है, ठीक है ना। इसी को बंगाल का आतंक कहते हैं, आइचोर्निया क्रैप्सिस को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्मॉग वायुमंडल की ऊपरी परतों में रहता है, ये गलत बात है। निम्नलिखित में से किसे जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो वर्षा का जो पानी होता है ना वो एकदम प्योर होता है, ठीक है ना, वो सबसे शुद्ध होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर स्टॉक्स आर दोज स्टॉक्स ऑफ ग्रेन दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द मीडियम ऑफ FCI, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है? ये है कि जहां फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस प्लेस को क्या कहते हैं? किस प्लेस पे स्टोर करके रखा जाता है ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को, ठीक है ना, तो वो होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। FCI क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? शाकाहारी जानवर वातावरण में बड़ी मात्रा में मीथेन उत्सर्जित करते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण ने वातावरण में CO2, CH4 यानी मीथेन और N2O जैसी गैसों को उत्सर्जित किया है। सही कोड चुने। तो देखो आपको क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत वाला बताना था, जबकि हम जानते हैं दोनों ही क्या है? राइट है। तो गलत तो है ही नहीं, आपको क्या बताना था? सत्य नहीं है। सत्य नहीं है का मतलब गलत है, तो गलत तो कोई है ही नहीं, तो न तो 1 और न ही 2, गलत कोई है नहीं, दोनों ही सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको घुमाने वाले होते हैं।
पूछते हैं सत्य नहीं है। क्या पूछा आपको कि सत्य नहीं है, ये बताओ। आपको दोनों ही राइट दे दिए। अब आपको क्या लगेगा कि भाई ये दोनों ही तो राइट है, तो आप पहले ऑप्शन को टिक कर सकते हो, जबकि ये गलत हो जाएगा। जबकि आपका ऑप्शन क्या होगा, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि ये दोनों ही सत्य हैं। आपको सत्य नहीं पूछा है, आपको पूछा सत्य नहीं है, यानी गलत पूछा है, ठीक है ना। और गलत क्या है, ये दोनों ही सही है, तो गलत तो है ही नहीं, गलत तो है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए न तो 1 और न ही 2। ओके, 100%। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़ना कि क्या लिखा है, क्या दिया है और आपको आंसर क्या देना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो जो भूतल ओजोन होता है वो प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। गाजर घास एक प्रकार की क्या है, पार्थेनियम है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम परिकलित मात्राएं मिला सकते हैं। किस किस की परिकलित मात्राएं मिला सकते हैं? कपड़े धोने वाले सोडे की। अब देखिए, ये आपके सब्जेक्ट के कंप्लीट हो गए। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, सेक्शन आ गया टीचिंग मेथड के, यानी कि टीचिंग मेथड का आपके सेक्शन आ गया, ठीक है ना। इसके जो क्वेश्चन है वो लास्ट सेक्शन के रूप में आए हैं और अब अपना पेपर भी कंप्लीट होने वाला है, तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, सीखने की तैयारी, सीखने का माहौल। बताओ, तीनों ही जो कारक दे रखे हैं वो तीनों ही किसको प्रभावित करते हैं? अधिगम को। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कौन सा अध्याय बच्चों के अधिकार के संरक्षण का प्रावधान करता है? तो वो करता है, कौन सा अध्याय करता है? अध्याय नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का यह वक्तव्य है कि भेदभावपूर्ण व्यवहार कई रूप लेते हैं लेकिन वे सभी किसी न किसी रूप में बहिष्करण या अस्वीकृति को शामिल करते हैं? तो हो जाएगा यूएनओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को योजना मिशन के यूएसएसआर विशेषज्ञ किस वर्ष तकनीकी सहायता परियोजना पर भारत आए थे? तो वो आए थे 1963 में। निम्नलिखित में से कौन विज्ञान की प्रकृति नहीं है? तो विज्ञान की प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो विज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि विज्ञान की प्रकृति तो क्या है, सभी के लिए है। तो आपको नहीं वाला बताना था, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना आपको, तो आप चारों कथनों को पढ़ोगे तो आपको गलत कौन सा मिलेगा? वैज्ञानिक तथ्य अवलोकनकर्ता पर निर्भर होते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, वो अवलोकनकर्ता पर निर्भर नहीं करते हैं। अवलोकनकर्ता चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हो, चाहे अमेरिका का साइंटिस्ट हो, चाहे इंडिया का साइंटिस्ट हो, उसके लिए जो साइंटिफिक फैक्ट है वो बदलने वाला थोड़ी है। तो अवलोकनकर्ता पे निर्भर नहीं करेगा। ओके, ये गलत बात है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी को पता है। भारत में गैर पारंपरिक शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस समय उभर कर सामने आया? तो ये कब सामने आया था? 60 के उत्तरार्ध और 70 के उत्तरार्ध में। समूह शिक्षण के प्रबंधन में, समूह शिक्षण जो होता है उसके प्रबंधन में किस प्रकार के समूहीकरण से कुछ विद्यार्थी मेधावी और कुछ कमजोर चिन्हित हो सकते हैं? योग्यता के आधार पर अगर आप समूह बनाओगे तो कुछ मेधावी और कुछ कमजोर मिलेंगे आपको। एक बच्चे के लिए प्राकृतिक नियमों की अवधारणा लगभग किस उम्र तक पूरी तरह विकसित हो जाती है? तो 12 साल तक लगभग उसकी प्राकृतिक नियमों की अवधारणा होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। और इस प्रकार से देखिए, टीचिंग मेथड के 10 क्वेश्चन ही आते हैं और ये अपने कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो, हमने जो सॉल्व किया था वो किया था DBBB का पेपर, जो मैं खुद दे के आया था, ठीक है ना। और ये पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ। अब मैं इसके रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको भी ये हेल्पफुल होगा। आप भी यदि टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के बाहर जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है दिल्ली के लिए, ठीक है ना, तो उसमें मेरा पेपर हुआ था, ये अच्छा हुआ था। मैं इसका वेट कर रहा हूँ। आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल होगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि अधिकतम को हेल्पफुल हो सके उनके लिए, ठीक है ना। थैंक्स।